हेलो एंड वेलकम टू क्लियर मैन प्रेजेंट्स नुक्ता पिच साइड। फैंटास्टिक फोर मूवी जो थी वो तो फिक्शनल थी, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप 2026 के जो फैंटास्टिक फोर है वो बिल्कुल रियल है, क्योंकि सेमीफाइनल की जो लाइनअप है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। और इस सब को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन कलीमुल्लाह खान। कलीम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं मुनीब भाई? और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं फुटबॉल एनालिस्ट हैदर अजहर। हैदर भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जो क्या है हॉट टेक्स। पहला मैच जो क्वार्टर फाइनल का हुआ, जो हम डिस्कस करेंगे शो में, वो जो है इंग्लैंड और नॉर्वे का है। इंग्लैंड और नॉर्वे का मैच जो था वो काफ़ी एक्साइटिंग था एज एक्सपेक्टेड, लेकिन नॉर्वे थोड़ा सा अनलकी मेरे ख्याल से रहे। एक उनका गोल डिसअलाउ हो गया, एक जो इंग्लैंड ने गोल किया वो जो है वो कैमरा की केबल सेट के लग के वापस आया, लेकिन वो डिसअलाउ नहीं हुआ। और एक जो पास था, अगर आपने देखा हो, शॉर्ट ने जो हालैंड को नहीं किया, अगर वो पास करते तो मेरे ख्याल से वो भी गोल हो जाता। तो आपको क्या लगा, नॉर्वे थोड़ी सी अनलकी रही? लाजिम बात है कि ओवरऑल जो मैं नॉर्वे के, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि नॉर्वे इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे ओवरऑल वर्ल्ड कप में। उसने हर मैच में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, क्योंकि नॉकआउट स्टेज में अगर उसने ब्राज़ील के सामने उसने जो परफॉर्मेंस दी है, आउट क्लास परफॉर्मेंस दी, डोमिनेट करिए ब्राज़ील को। और मुझे ऐसा लग रहा था कि नॉर्वे बेहतरीन, उनके सारे प्लेयर्स कंट्रोल, बॉल पोजीशन सब सही तरह से, और स्कोरिंग सेम टाइम पे, राइट टाइम पे उसने फिनिशिंग की है। और मुझे लगता है कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उन लोगों ने भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है। मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे मैं उसके जो परफॉर्मेंस पे मैं कहूँ कि नॉर्वे ने वो परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन नॉर्वे ने बिल्कुल इंग्लैंड को भी डोमिनेट किया। पासिस पे, कंट्रोल पे, उसके डी बॉक्स में उसने पासिस किए, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ मिले उसने कन्वर्ट नहीं किया। लाजिम बात है, जब आप क्वार्टर फाइनल में हो और आपको चांसेस इतना रन मिलते हैं जिस तरह आपको ग्रुप स्टेज में मिलते हैं, लाजिम बात है हर टीम डिफेंस में मजबूती दिखाते हैं, लेकिन स्कोर कन्वर्ट होते हैं तो शायद नॉर्वे कर सकते हैं। लेकिन वो जो लास्ट में हॉलैंड को बॉल नहीं देना, उनको पता भी है टीममेट्स को कि हॉलैंड हमारे स्कोरर हैं, उसको इस तरह मुश्किल हालात में वो उस टीम के लिए स्कोर कर लेते, लेकिन उसको पास ना देना, वो मेरे ख्याल से अभी तक वो पछता रहा होगा कि काश ये पास दे देता, क्योंकि टीममेट्स इस तरह 1 अगेंस्ट 1 में अगर उसको पास दे तो शायद गोल कन्वर्ट कर लेते हैं हॉलैंड, तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड बाहर हो सकती है। लेकिन ओवरऑल मैं उसकी परफॉर्मेंस के बुनियाद पर मैं कहता हूँ कि नॉर्वे वंडरफुल परफॉर्मेंस। बिल्कुल ठीक हो गया। हैदर भाई, कलीम को लगता है कि नॉर्वे की परफॉर्मेंस अच्छी थी। थोड़ा सा मैं इंग्लैंड की टीम के ऊपर डिस्कस करना चाहूँगा आपसे। टूकल जो है वो मैच के बाद ज़्यादा कोई इम्प्रेस नहीं थे टीम की परफॉर्मेंस से, और जूड बेलिंगहम ने गोल किए एंड में, जिसकी वजह से इंग्लैंड जो है वो आगे चली गई। तो इंग्लैंड की ओवरऑल परफॉर्मेंस का आप क्या समझते हैं? ठीक थी, और आगे जाके उन्होंने सेमीफाइनल भी खेलना है, तो हाउ डू यू सी द चांसेस? इस मैच में एक तो मुनीब, पहले तो अगर हम तुहल की स्टेटमेंट से ही अगर चलते हैं, जिन पे उन्होंने कहा कि हम लोग अच्छा नहीं खेले, उन्होंने मल्टीपल चीजें बीच में बोली, और उसके बाद जब वही सवाल कॉन्टेक्स्ट, आई मीन उसी तरह सवाल कहा गया कि जी आपके कोच ने ये कहा है, तो जूड बेलिंगहम ने काफी नाराजगी, मुझे लगता है उनकी स्टेटमेंट में आपको नजर आती है, जब वो कहते हैं कि जी इन्हें शायद अंदाजा नहीं है इस गर्मी में किस तरह खेलते हैं। क्या, खैर वो तो उनका इंटरनल चल रहा है जो भी सिचुएशन है। बट द थिंग इज कि आई थिंक थॉमस टुखल इज राइट, बिकॉज दिस वाजंट द स्ट्रॉन्गेस्ट इंग्लिश परफॉर्मेंस इस मैच में। बल्कि अगर मैं ये वाली बात करूं कि जब एक दफा डेक्लन राइस को उतारा था, तो सेकंड हाफ में काफी लंबे लंबे फेजेस ऐसे भी हमें मैच के नजर आए जिसमें हमें इंग्लैंड की मिडफील्ड नॉन एग्जिस्टेंट नजर आई, जिसमें काफी हद तक जो प्रेशर डला हुआ था नॉर्वे की तरफ से वो बहुत ज्यादा था। तो आई डोंट थिंक इट वाज अ पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बाय इंग्लैंड। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि सब्स्टिट्यूशंस वर रियली स्पॉट ऑन। जेट स्पेंस जो ऑफ द बेंच आए और जिस तरीके से वो खेले, वो एक अलहदा जबरदस्त स्पार्क हमें देखने को मिला। जो उसके बाद obviously Jude Bellingham पर बंदा क्या बात कर सकता है? I mean, he is such a remarkable player, big player for big occasions. और अभी it's strange to think that he's just 23 years old. So I mean, they were saved because of some brilliant moments. Sorry, individually brilliant moments. और obviously जो एक goalkeeping error भी towards the end था. So they would be happy that they got the job done, but I think थोड़ी सी introspection required है। बट होता है इस टूर्नामेंट के अंदर इस तरह का, जब आप टूर्नामेंट चाहिए तो आपको एक आधा इस तरह का रिजल्ट मिल जाए जिसमें परफॉर्मेंस शायद आपकी टीम की 100% ना भी हो,
तो I mean it just sets you up to grind out some of these results in a successful run. बिल्कुल ठीक हो गया। अब थोड़ा सा मैं मोरक्को और फ्रांस वाले क्वार्टर फाइनल की बात करूंगा करीम आपसे। अब मैच से पहले हमने एक्सपेक्ट किया था कि मोरक्को और फ्रांस का जो गेम है वो थोड़ा ओपन होगा, दोनों टीमें कोशिश करेंगी थोड़े गोल वोल करें, लेकिन मोरक्को की तरफ से मुझे जो फीलिंग आई वो उस तरह के ना, वो थोड़ा सा लेट बैक एटीट्यूड था। मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने क्वार्टर फाइनल पहुंच के देवर ओके विद इट कि भाई अब फ्रांस से हम शायद जीत नहीं पाएंगे। तो वो एनर्जी दिखी नहीं उनके अटैक्स में, वो प्रोएक्टिव अप्रोच जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे इस मैच में वो दिखा नहीं। मैं मानता हूँ फ्रांस की टीम बहुत अच्छी है और उनको कुछ मोमेंट्स चाहिए होते हैं और ब्रिलियंस टू गेट थ्रू मैचेस, लेकिन बट स्टिल आप भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोरक्को इस तरह की परफॉर्मेंस देगा? मुझे काफ़ी इनसे ये था कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि मोरक्को अगर 2022 में देखें उन लोगों की टीम में एक जज्बा, एक यूनाइट, एक ग्रुप टाइप का मुझे नज़र आया कि ताकि वो अगर क्वार्टर फाइनल में पहुँचे तो तभी उनके जज्बात थे। लेकिन फ्रांस के सामने मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनके जज्बात और इनकी जो टीमें होते हैं वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं ताकि वो क्वार्टर फाइनल पोजीशन में है, वो सेमीफाइनल तक रिसाइक करना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल नॉर्मल फुटबॉल खेल रहे थे। मुझे भी ये नहीं लग रहा था कि फ्रांस इतनी ईजिली मोरक्को को जीत सकते हैं। लाजिम बात है, लोगों ने बहुत से लोगों ने भी मोरक्को को विन करने का बोला था कि शायद अपसेट कर लेंगे फ्रांस को, लेकिन जिस तरह उन लोगों ने फुटबॉल खेला मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि हालांकि स्किलफुल प्लेयर्स भी हैं और सारे प्लेयर्स अब यंग भी हैं, ये नहीं कि और एज है, लेकिन सारे यंग टीम है और इस तरह के जज्बात मुझे नज़र नहीं है मैच में। लाजिम बात है, इस तरह के मैचेस में जज्बात भी हैं और इसमें आपको खेलना भी पड़ेगा। लाजमी है क्वार्टर फाइनल तक, और फ्रांस एक अच्छी टीम है। जब आप हमेशा अच्छी टीम के सामने खेलोगे तो आपको उससे डबल मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि अपोनेंट बहुत स्ट्रांग है, उसके लिए आपको लड़ना पड़ता है, उसके लिए आपको रनिंग बहुत ज़्यादा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो तब आपको रिजल्ट नज़र आएंगे। लेकिन ओवरऑल जब फ्रांस ने बड़ा मुताद तरीके से रिजल्ट जो है ना, बड़ा उसने बिल्कुल डोमिनेट कर दिया मोरक्को को, ईजिली उनसे विन कर लिया, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि क्वार्टर फाइनल हो रहा है। तो लाजिम बात है, ऐसा ग्रुप स्टेज के तरह मुझे मैच लगा, लेकिन ओवरऑल फ्रांस तो वैसे टॉप टीम है, तो मुझे लगता है कि फ्रांस को रोकना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। हैदर भाई, कलीम को लगता है फ्रांस को रोकना बहुत मुश्किल है? मतलब फ्रांस से तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि मैच जीत जाएगी, लेकिन हमने थोड़ी सी डेस्परेशन तो शो करते हैं मोरक्को वाले। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि उन्होंने कहीं भी किसी मौके पे भी उन्होंने कोशिश की हो टू गेट इनटू द मैच। और मतलब ठीक है, फ्रांस वाज ऑलवेज गोइंग टू बी डिफिकल्ट बट एटलीस्ट गो डाउन स्विंगिंग। तो मोरक्को की परफॉर्मेंस को आपने कैसे देखा? एंड एम्बापे ने पेनल्टी मिस की। पेनल्टी मिस करने के बाद भी हमें ऐसा नहीं लगा कि एट एनी पॉइंट कि भाई पेनल्टी मिस हो गई तो कोई बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो कैसा देखा आपने फ्रांस की परफॉर्मेंस एंड मोरक्को का? अच्छा, इसके अंदर एक तो पहले जो आपने पेनल्टी की बात की ना, तो हम वही, आपको पता है कि वो जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर जब हमने प्री मैच शो किया, तो उसके बाद जब हम बैठ कर वो मैच देख रहे थे, तो तुराब रिजवी हमारे एक एनालिस्ट हैं, वो देख रहे थे, तो वो ऑब्वियसली, आई मीन ही इज अ शार्प किड, ही इज रियली इम्प्रेस्ड मी विद हिज एनालिसिस। तो उन्होंने ये वाली बात मुझे एक पॉइंट आउट की, उन्होंने कहा फिर भाई देखें, जो भी अर्ली पेनल्टीज इस वर्ल्ड कप में मिलती नहीं पहली, वो मिस होती रही। उसके पीछे क्या वजह है, क्या वजह नहीं है, एंड ही सेड कि आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ दिस आल्सो गेट्स, यू नो, इफ दिस आल्सो गेट्स मिस्ड। सो और उसमें तो बहुत इट वाज डिले भी जस्ट हो अ गया था वेट। फॉर सम ऑड रीजन। वो चेक हो रहा था शायद, क्या हो रहा था, बहुत डिले था। यस। हाँ, तो एक तो जो, आई मीन, शाउट आउट टू तुराब देर, उन्होंने मुझे पेनल्टी से पहले ये वाली बात पॉइंट आउट की थी, और मैंने कहा था यार ठीक है, लेकिन बट द व्हेन यू लुक आउट द नंबर, व्हेन यू टेक आउट द नंबर्स एंड यू सी सम ऑफ देम, तो हाँ, यू राइट कि उस तरीके से एक ट्रेंड चला आ रहा था। मोरक्को की परफॉर्मेंस के अंदर सबसे बड़ा जो एक एलिमेंट था वो ये था कि जो हम एक चीज की बहुत थ्रू आउट तारीफ करते आ रहे थे मोरक्को की, वो बात करते आ रहे थे कि ओआबी ने जो इस वक्त सेटअप किया हुआ सिस्टम, उसमें ही इज नॉट रिलाइंग ऑन सर्टन प्लेयर्स, और वो प्लेयर्स उनके सिस्टम में आके फिट इन होते हैं रादर देन हिम टेलरिंग इट टू द प्लेयर्स, राइट? ये हमने बात सुनी भी है, देखी भी है, असेस भी की है, इस पे ओआबी को बहुत तारीफ भी मिली है। ओआबी क्या, मोरक्को के पूरे सिस्टम को मिली है, जिस तरीके से वही उनका जो सेंटर भी है और सारी बात जो हिस्टोरिकली होती रही है, उसमें एक चीज जो हमें देखने को नजर आई थ्रू आउट, एंड मे बी दिस वाज समथिंग व्हिच वी नोटिस्ड अर्ली ऑन एज वेल, साइबारी, इस्माइल साइबारी वाज इफेक्टिवली प्लेइंग एज अ फॉल्स नाइन। इस्माइल साइबारी असल में एक फॉल्स नाइन नहीं है, वो नंबर 10 है, जो मोरक्को नेशनल टीम के लिए खेल रहे थे नंबर फॉल्स नाइन के तौर पर। जब साइबारी इंजर हुए, तो एक मैच में हमने देखा कि
रहीमी आए, रहीमी was more of a complete striker. He became a focal point in attack, और बल्कि वो आई थिंक उसमें एक थर्ड गोल भी उन्होंने स्कोर करने में कामयाब हुए। लेकिन इस मैच के अंदर हमने फील किया कि शायद वो ब्राहीम डियाज और आई एम मिस्टेकिंग, आई थिंक एक और नाम में इस वक्त मिस्टेक कर रहा हूँ, जो एक उन्होंने चेंज की कि वो उन्हें फिर से फॉल्स नाइन के तौर पे लाएंगे। तो आई थिंक them not starting someone like Rahimi from the get go was a mistake। एक तो ये वाली बात। दूसरा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो थोड़े से apprehensive रहे, मे बी द ओकेजन गॉट द बेटर ऑफ देम, क्योंकि उन्होंने एक दो मौकों पर बॉक्स के पास भी आउट ऑफ द बॉक्स अपॉर्चुनिटी मिली भी शूट की, तो उन्होंने नहीं लिए वो चांसेस। तो वो हमें नजर जरूर आया, एंड देन ऑफ कोर्स देन फ्रांस जस्ट वेंट ऑन टू punish them for those, but it was a good run। Morocco will be, I mean, again, Morocco have made themselves be one of the genuine contenders now for some time to come at least। ठीक है, people will not be taking them lightly anymore, और I mean, hats off to them for the incredible run। but हाँ, ये एक particular match जो था, इसमें हमें वो थोड़े से टेंटेटिव भी नजर आए, एप्रीहेंसिव भी नजर आए, एंड आई थिंक एक दो जगहों पे टैक्टिक्स भी गलत हो गए। ठीक हो गया। कलीम, ज़रा स्पेन और बेल्जियम के मैच पे भी चले जाते हैं। स्पेन पे आने से पहले, स्पेन ऑब्वियसली फेवरेट था मैच जीतने के लिए, लेकिन बेल्जियम के उनके जो कीपर है टिबोट कोर्टवा, उनको सेकंड हाफ में इंजरी हो गई, फिर ही वेंट ऑफ। उसके बाद जो उनको गोलकीपर ने रिप्लेस किया, उसने बॉल फंबल कर दी, स्पेन ने स्कोर भी कर दिया गोल। तो एक तो वो था एक फैक्टर उनकी। एक उनका प्लेयर जो उनके यूडी टेलीमेंट्स, उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया मैच में। ही इज़ अ गुड प्लेयर फॉर देम, और की फैक्टर है उनकी टीम की परफॉर्मेंस पे, उसने भी स्टार्ट नहीं किया। तो ये दोनों फैक्टर्स, फिर भी उसके बावजूद भी जो है बेल्जियम ने अच्छी खासी फाइट दी स्पेन को। बेल्जियम की इन इंजरीज़ की वजह से दे कुडंट विन, या स्पेन ने जीतना ही था? मैं ओवरऑल गेम के लिहाज से तो जब मैंने मैच पूरा देखा और बड़ा गौर से देखा, तो मुझे लगता था कि लाज़मी बात है स्पेन को जीतना ही था, चाहे प्लेयर्स को चेंजर्स। लेकिन एडवांटेज इनको कीपर्स का ज़रूर मिला, जो शूट जो उसने रिबाउंड्स दी है जिस पे गोल स्कोर हुआ, उस तरह नहीं होना चाहिए जो अगर कीपर मौजूदगी में होता तो मुश्किल था। लेकिन ओवरऑल स्पेन की परफॉर्मेंस, अगर वो एक्स्ट्रा टाइम में भी चले जाता है तो मुझे लगता था कि स्पेन इसको स्कोर करेंगे, क्योंकि स्पेन एक प्रॉपरली गेम प्लान के मुताबिक चल रही थी, क्योंकि पूरा गेम उसके कंट्रोल में था। तो मुझे लगता था, क्योंकि फिर यमीन यमाल भी बहुत अच्छी आपने लास्ट शो में कहा था कि यमीन यमाल अच्छी परफॉर्मेंस देगा, नहीं लेकिन उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि उसने उस टीम पे प्रॉपरली उसने राइट विंग से प्रेशर बेल्जियम की टीम पे डाली थी। लेकिन मुझे लगता है कि स्पेन इस मैच में, मुझे नहीं लगा कि वहाँ पे स्पेन पे कोई प्रेशर आए। लेकिन लाजमी बात है स्कोर कन्वर्ट हो जाता है समटाइम्स मिस्टेक की वजह से। लेकिन ये था कि मुझे लग रहा था कि बेल्जियम, लेकिन मुझे लग रहा था कि बेल्जियम इस क्वार्टर फाइनल तक आना भी उसके लिए बड़ा वो था कि उसने जिस तरह परफॉर्मेंस दी है, मुझे नहीं लग रहा था कि बेल्जियम आगे तक पहुंच सकती। लाजमी बात है उसके सामने स्पेन, तो स्पेन हर बंदे को फेवरेट लग रहा था कि ये जीत सकते हैं। लेकिन ओवरऑल स्पेन की परफॉर्मेंस ओवरऑल वर्ल्ड कप में बहुत बेहतरीन है। लेकिन मुझे लगता है कि फ्रांस के सामने भी उनको ईजी नहीं लगेगा, लेकिन मुझे बहुत टफ लग रहा है कि ये मैच बहुत ख़तरनाक होगा। लेकिन ओवरऑल बेल्जियम, मुझे नहीं लग रहा था कि स्पेन को आउट करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। हैदर भाई, मिकेल मेरेनो पे मैं थोड़ी सी बात करूंगा। उन्होंने फिर दोबारा विनिंग गोल स्कोर किया। वर्ल्ड कप की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 2 सेपरेट नॉकआउट मैचेस में जो है किसी प्लेयर ने जो है वो विनिंग गोल स्कोर किया है। और एडिशनली इफ़ यू लुक एट इज आर्सेनल परफॉर्मेंसेस, आर्सेनल के लिए उन्होंने अभी तक 11 गोल किए हैं, और 11 में से जो 10 गोल हैं वो सारे गेम चेंजिंग गोल हैं। गेम चेंजिंग गोल से मेरा मतलब है कि अगर आर्सेनल हार रही थी तो उन्होंने जितवा दिया, ड्रॉ करवा दिया, और अगर मैच ड्रॉ हो रहा था तो आर्सेनल को उन्होंने विनिंग गोल स्कोर कर दिया। सो सम थॉट्स ऑन मिकेल मेरेनो ऑन बीइंग अ क्लच प्लेयर फॉर स्पेन? आई थिंक आपने ऑटोमेटिकली अपने क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया, सो वेरी वेल पुट कि यू नो ही इज अ क्लच प्लेयर, ही इज एन इम्पैक्ट प्लेयर, और उन्होंने अभी तक जिस तरीके से उन्हें खास तौर पे यूटिलाइज भी किया गया है लुइस दे ला फोंटे की तरफ से, वो आपको नजर आ रहा है। ही इज कमिंग ऑफ द बेंच एंड ही इज अनलॉकिंग द डिफेंस टुवर्ड्स द एंड जिस तरह रिक्वायर्ड है। और आई थिंक उसके अंदर एक हाई इंटेंसिटी से जब खेला जाता है तो बाय द टाइम ही कम्स ऑन, उन्हें थोड़े से फटीग की वजह से या जिस वजह से भी कोई ना कोई स्पेस ऐसी मिलती है कि यू फाइंड हिम मेकिंग अ रन, एक ऐसा, एंड देन जस्ट फिनिशिंग इट। मिकेल मेरेनो हैज बीन वंडरफुल। आई वुड इन फैक्ट से ओयारज़ाबाल एंड मिकेल मेरेनो दोनों ने ही अपने अपने रोल्स में जबरदस्त परफॉर्म किया है, एक ने एज अ स्टार्टर और एक ने एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। So I think he's been brilliant.
एंड ही आउटलेट ऑफ द बेंच और क्लच प्लेयर। मैं स्पेन की परफॉर्मेंस में सिर्फ ये वाली बात जरूर करूंगा बेल्जियम के खिलाफ कि स्पेन ने अभी भी आई नो उनका फाइनली डिफेंस ब्रीच हो गया, जिस पे हमने बात की थी कि उनाई सिमोन का डिफेंस ब्रीच नहीं हो रहा, वो डिफेंस ब्रीच हो गया। बेल्जियम का एक वो डी कैथलारा का जो गोल था, दैट वाज अ ब्रिलियंट हेडर। लेकिन स्पेन अभी भी एज अ टीम सीम्ड अ लॉट मोर इन कंट्रोल, दे वर कंट्रोलिंग द टेम्पो ऑफ द मैच। यूरी टिलमंस का बिल्कुल एक जो हम लोग ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, तो यूरी टिलमंस की जो हमें पहले 11 मिली ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट की, उसमें यूरी टिलमंस वाज प्लेइंग, he यस। got injured before kickoff, so I think that was also a setback. He was someone who was effectively playing as a box to box, और उसके बाद वो उनके कैप्टन भी थे, तो उन चीजों ने बेल्जियम को हैम्पर जरूर किया। लेकिन मैं कलीम की बात से इत्तेफाक करूंगा कि ये बेल्जियम टीम वो नहीं है जो 2022 की थी या 2018 की थी। उनके लिए ये वाली स्टेज पे भी पहुंचना, they've done really really well for the resources that they've had. But Mikel Merino, oh my God, he's been absolutely wonderful for Spain this World Cup. बिल्कुल ठीक हो गया। फाइनल क्वार्टर फाइनल जो था वो था स्विट्ज़रलैंड और अर्जेंटीना के अगेंस्ट। अच्छा, अर्जेंटीना ने लीड ले ली थी फर्स्ट हाफ में, फिर उन्होंने वो स्विट्ज़रलैंड ने इक्वलाइज कर दिया। अच्छा, फिर जब सेकेंड हाफ में रेड कार्ड हुआ एम्बोलो वाला, कंट्रोवर्शियल भी था। पहले वो डाइव के लिए पहले जो है पेरेडिस को येलो कार्ड मिला था, लेकिन फिर वार्ड ने उसको जब कहा कि आप दोबारा चेक करें जाके, तो वो पता लगा कि वो डाइव किया था एम्बोलो ने। चले ठीक है, एट द एंड वो डिसीजन सही हो गया। लेकिन आप उस पॉइंट पर अगर नोटिस करें कलीम, स्विट्ज़रलैंड वर ऑन टॉप, स्विट्ज़रलैंड चांसेस भी क्रिएट कर रहा था। अर्जेंटीना के पास उस वक्त सॉल्यूशन नहीं नज़र आ रही थी कि हाउ टू स्टॉप देम। लेकिन वो रेड कार्ड हुआ, वो गेम चेंज हो गया, एंड देन एट द एंड दे वेंट ऑन टू विन द मैच। तो अर्जेंटीना की आपने परफॉर्मेंस को कैसे देखा? क्योंकि अब ये 3 नॉकआउट मैच कंसेक्यूटिव हो, कैप वर्डे के अगेंस्ट भी उन्होंने कंसीड कर दी थी 2 दफ़ा लीड। उसके बाद फिर इजिप्ट का जो मैच हुआ उसमें भी उन्होंने जो है 2-0 डाउन थे, और अब ये स्विट्ज़रलैंड वाला मैच में भी इतना कन्विंसिंग नहीं देखा। तो अर्जेंटीना की परफॉर्मेंस को कैसा देखा आपने? ओवरऑल अर्जेंटीना का जो परफॉर्मेंस हमने ग्रुप स्टेज में देखा, तो उसमें मैसी के ओवरऑल फर्स्ट मैच से देखो जो लोगों ने इम्प्रेशन दिया है फर्स्ट मैच से, तो ऐसा लग रहा था कि एज अ चैम्पियंस टीम की तरह, जैसे डिफेंडिंग चैम्पियन होती है उस तरह खेलना लोगों को भी पसंद आया। और ओवरऑल ग्रुप स्टेज में लोगों ने परफॉर्मेंस क्लास की दी, क्योंकि टीम का मोराल, टीम का कॉन्फिडेंस, मैसी की परफॉर्मेंस, टीम को एक साथ चलना, टीम को फाइट करना, ये सब चीज़ें हमें नज़र आए ग्रुप स्टेज में। लेकिन जैसे नाउ स्टेज में आए और जिस तरह हम ये सोच रहे थे कि केप वर्डे को बिल्कुल डोमिनेट करेंगे और उनके जिस तरह ग्रुप स्टेज के परफॉर्मेंस था, लेकिन जैसे केप वर्डे ने उनको छोटी सी टीम, और हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतनी बड़ी टीम को डोमिनेट करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद इजिप्ट के सामने मैच, इजिप्ट ने तो बिल्कुल आउट क्लास कर दी है अर्जेंटीना को, हर तरीके से ग्राउंड के बॉल पोजीशन तरीके से, काउंटर अटैक पे अटैक। मुझे लगता है कि काफ़ी, एक तो अर्जेंटीना की डिफेंस लाइन मुझे बहुत वीक नज़र आता है, क्योंकि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि यूनाइट की तरफ नज़र नहीं आते। जब एक अटैक करता है तो दूसरा मुझे डिफेंडर एक लाइन पे नज़र नहीं आते हैं, जहाँ पे स्कोरिंग का अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा। जब ये लोग काउंटर अटैक पे जाता है तो डिफेंस पे ये लोग स्लो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि काउंटर अटैक पे दूसरी टीम के प्लेयर्स ऑन बॉक्स पे 3 अगेंस्ट 3 हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि डिफेंसिव लाइन में काफ़ी मुझे अर्जेंटीना सही तरह से नज़र नहीं आई। और दूसरी बात यह है कि जो थर्ड मैच आज जो स्विट्ज़रलैंड के सामने हुआ है, मुझे उसमें तो बिल्कुल नज़र नहीं आया कि अर्जेंटीना एक बेहतरीन टीम खेल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि स्विट्ज़रलैंड बिल्कुल लेके जाएंगे, इस मरतबा अर्जेंटीना के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन लाजमी बात है, जब उसने रेड कार्ड ले लिया, लाजमी बात है उसके बाद टीम ऑटोमेटिकली स्विट्ज़रलैंड डिफेंस लाइन पर चली गई। जो रेड कार्ड मिला, मुझे नहीं लगता है कि एज अ स्ट्राइकर को इस सिचुएशन में, इसको पता है कि मुझे ऑलरेडी एक येलो कार्ड मिला है, और इस तरह के डाइव करना, ये तो मैं भी स्ट्राइकर खेल रहा हूँ, इस तरह के अगर डाइव करूँगा तो लाजमी बात है मुझे पता है कि मुझे येलो कार्ड मिलेगा। और फिर ये 98 वाला या 2010 वाले वर्ल्ड कप नहीं, जिस पे VR नहीं है, चेक कर सकते हैं, तो आप रिटर्न नहीं कर सकते। पेनल्टी बॉक्स भी नहीं था, पेनल्टी बॉक्स में भी आप चलो थोड़ा सा समझ आ जाता है, आपने डाइव करने की कोशिश की, यू वांट टू गेट अ पेनल्टी, लेकिन ये तो था भी पेनल्टी बॉक्स से बाहर, तो थोड़ा सा काफ़ी नॉनसेंसिकल था। हाँ, तो आप इतनी रेफरी को प्रेशर, लाजमी है रेफरी नहीं चाहते हैं कि वो इस तरह के उनके सामने है, क्योंकि ये रेफरी के उस पर भी डाउट आ जाता है कि मतलब आप इतने मैचेस के दौरान ये सिचुएशन देखते हुए आप
किसी प्लेयर को जज नहीं कर सकते, लेकिन एक टफ टाइम दिया रेफरीज को भी, रेफरी ने उसके वजह से जो है येलो कार्ड दिया। लाजिम बात है कुछ टीमों को एडवांटेज मिल जाता है, मैंने पहले भी कहा था कि बड़ी टीमों को एडवांटेज मिल जाता है। तो ऑलरेडी अर्जेंटीना को एक गिफ्ट दे दिया, जब रेड कार्ड दे दिया तो 10 प्लेयर्स हो गए, तो ऑटोमेटिकली ऐसा नज़र आ रहा था कि अर्जेंटीना उस टीम को डोमिनेट कर गया आखिर में, क्योंकि लाजिम बात है जब आपके 10 प्लेयरों के साथ खेलेंगे तो फिर आप क्वार्टर फाइनल में फिर लाजिम बात है आपको डिफेंस भी करना पड़ता है। तो इसलिए मुझे ओवरऑल अर्जेंटीना की परफॉर्मेंस नॉकआउट स्टेज में उस तरह नज़र नहीं है जिस तरह इन लोगों ने ग्रुप स्टेज में खेला। बिल्कुल ठीक हो गया। हैदर भाई, कलीम की आपने बात सुनी, वो ज़्यादा इंप्रेस नहीं है अर्जेंटीना की परफॉर्मेंस से, आपने कैसा देखा और डिड दे गेट लकी कि वो इतने क्रूशल स्टेज पे वो रेड कार्ड हो गया और वहाँ से गेम का टेम्पो चेंज हो गया? यार एक तो पहली बात है कि ये तो चलें, ये चीज तो क्लियर है कि वो सेकंड येलो बनता था, सही। इट वाज अ फाउल और वो बनता था। आई थिंक थोड़ा सा अर्जेंटीना का लकी नहीं, क्रेडिट टू स्विट्जरलैंड एक्चुअली दैट दे गॉट देयर टैक्टिक्स राइट। आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने डिफेंस, क्योंकि हमने मंजाम्बी के बगैर हमें पता था कि ज्यादा क्रिएटिव अटैक या ज्यादा क्रिएटिव प्लेयर हमें नहीं नजर आना स्विट्जरलैंड से। But they were very to use a cliche, they were very precise as far as their planning was concerned. They were very good and clinical जो उनका defense था, and it took an Alvarez wonder goal to actually put them on the back foot despite them being down to 10 men for such a long time. ठीक है, जो तीसरा गोल हुआ वो तो डिफरेंट बात है, लेकिन एक्चुअल जो अनलॉक हुआ वो तो एल्वारेज की गोल से हुआ। अर्जेंटीना का ये जब हमने पिछली दफ़ा भी शो किया था तो मैंने जाकर ये वाली कॉन्वर्सेशन की थी और असेस किया था कि हम बात कर रहे हैं कि हाँ ठीक है इनके डिफेंस में कोई लीकिंग गोल्स, लेकिन अगर आप अभी भी वो काबू वर्द के भी जो गोल्स देखें और अब फिर आप ये बीच में स्विट्जरलैंड वाला गोल भी देखें तो उन गोल्स के एक्सजीज इतने ज़्यादा नहीं थे, मतलब स्विट्जरलैंड वाले का तब भी था। तो on paper, data-wise, the Argentine defense is still conceding or giving away less XG to opponents. I think सबसे कम XG इस वक्त स्पेन concede कर रहा है, उसके बाद I think out of the teams remaining, Argentina might be the one. But yes, कोई ना कोई उनका moment ऐसा होता है जिसमें then they go back behind या क्या, and then they have to come back and then they have to counter या फिर they have to sort of like find a way to win. Argentina has done really well. आपका मेरा जो पहला शो हुआ था उसमें मैंने कहा था कि मैं ज़रा अर्जेंटीना के बारे में cautious हूँ, cautiously assessing कि वो क्या होगा, कि किस तरीके से proceed करेंगे, क्योंकि they're still relying mostly on the class of 2022 to move forward. Is there an over reliance on a class जिनका probably अच्छा टाइम गुजर चुका है या नहीं, बट दे हैव डन रियली वेल सो फार टू पुल थ्रू। बट यहाँ पे मैं ये एक बात कहूँगा, मुझे लगता है कि अगर टीम वाइज देखें तो इंग्लैंड माइट हैव अ बेटर स्क्वाड एंड बेटर यूनिट मूविंग फॉरवर्ड। तो उनकी जैसी भी परफॉर्मेंस पास में रही हैं, जो भी अर्जेंटीना रास्ते निकालती रही है, आई थिंक इंग्लैंड माइट बी द फाइनल फेवरेट फॉर दैट। बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ पर हम लेंगे अपने शो का पहला ब्रेक, सो कीप वॉचिंग क्लियर मैन प्रेजेंट्स नुक्ता पिच साइड। क्लेयर मेंस शैम्पू, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। Nukta, the whole story. Download the app now. The all-new Clear Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। What is news worth breaking? The one that goes first? Or the one that goes whole? Nukta, the whole story. Download the app now. The all-new Clear Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। Nukta, the whole story. Download the app now. The all-new Clear Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए।
What is news worth breaking? The one that goes first? Or the one that goes whole? Nukta, the whole story. Download the app now. The all-new Clear Men's Shampoo, designed खास men's scalps के लिए. Nukta, the whole story. Download the app now. The all-new Clear Men's Shampoo, designed खास men's scalps के लिए. वेलकम बैक टू क्लियर मैन प्रेजेंट्स नुक्ता पिच साइड। यहाँ पर चलेंगे अपने शो के सेकंड सेगमेंट की तरफ, जो कि है वर्डिक्ट। चलिए पहली स्टेटमेंट दिखा दें स्क्रीन पे। अच्छा, ये है गैरी लिनेकर की स्टेटमेंट। वो कह रहे हैं कि आई थिंक देयर इज रियली अ चांस दैट जूड बेलिंगहम कुड बी इंग्लैंड्स ग्रेटेस्ट एवर फुटबॉलर एट दिस एज टू बी डूइंग थिंग्स व्हाट ही इज डूइंग, grabbing England by the scruff and getting them over the line. That is a superstar reaction. It is just incredible what he is doing. तो कलीम जूड बेलिंगहम पे हमने थोड़ी सी तो बात की, लेकिन जूड बेलिंगहम ने 2 गोल किए और गॉट देम थ्रू ओवर द लाइन अगेंस्ट नॉर्वे। तो कैसा देखा जूड बेलिंगहम की परफॉर्मेंस को? अगर टूर्नामेंट से पहले अगर इंग्लिश मीडिया की हम बात करें तो वो तो कुछ लोग तो वहाँ पे ये भी कह रहे थे कि ही शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप स्क्वाड। तो बेलिंगहम की जो परफॉर्मेंस है वर्ल्ड कप में, उसके ऊपर क्या? नहीं, उसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल जिस तरह ग्रुप स्टेज में लोगों ने उस पर भी तनकीद किया कि ओवरऑल वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे जिस तरह उसको देना चाहिए, लेकिन नॉकआउट स्टेज में उसने आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है। उसने हर मैच में आपको नज़र आ रहा है कि बॉल कंट्रोल, टीम कंट्रोल, क्योंकि अब टीम, मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉकआउट स्टेज पे आके ही बेलिंगहम को ही हर बॉल देने की कोशिश करते हैं ताकि वो ही टीम को चलाएं, वही इसी को रिलाई करता है। तो मुझे लगता है कि उसने आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है, चाहे वो मैक्सिको के अगेंस्ट हो, चाहे अभी नॉर्वे के अगेंस्ट हो। तो मुझे लगता है कि अब ऑलरेडी लोगों ने केन की परफॉर्मेंस पे तो आप बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसने ऑलरेडी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि लास्ट मैच में देख रहा था तो साका भी वंडरफुल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वो राइट विंग से जो जिस तरह वो करना चाहते हैं, बॉल कंट्रोल करता है विंग पे, पूरे टीम को देखते हैं, पासिस कंट्रोल, क्योंकि आपको अप साइड पे आपको अपोनेंट के डी में आपको ऐसे प्लेयर चाहिए ताकि आपको बॉल को होल्ड रखें, ड्रिबल करें, उसके डी बॉक्स में चले जाएं। तो इस तरह जो साका कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि इंग्लैंड टीम में वो परफॉर्मेंस आ रही है जिससे इंग्लैंड के लोग चाहते हैं कि वो परफॉर्म दें। तो बेलिंगहम ने जो जिस तरह परफॉर्मेंस दी है, मुझे लगता है कि अर्जेंटीना के लिए, क्योंकि आप तीनों जो प्लेयर जिस पे रिलाई करते थे कि तीनों से परफॉर्मेंस चाहते हैं, जो इनके अटैकिंग है, जैसे केन है, बेलिंगहम है और साका है, इनसे जो लोग चाहते थे, ख़ासकर इंग्लिश लोग ये चाहते हैं कि यार ये लोग परफॉर्म करें। मुझे वो नज़र आ रहा है कि वो अटैकिंग फील्ड में ये तीनों आप परफॉर्म दें, तीनों के पास बॉल आते हैं, तीनों टीम को चलाते हैं, तीनों डेंजरस बन रहे हैं, हर अपोनेंट टीम के लिए डेंजरस बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बेलिंगहम जो है ना आउट क्लास, मुझे लगता है अगर इस मैच में भी परफॉर्म दे तो मुझे लगता है कि बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी बेलिंगहम जीत सकते हैं वर्ल्ड कप का। बिल्कुल ठीक हो गया। हैदर भाई, बेलिंगहम की परफॉर्मेंस ऑब्वियसली यूज रियली ग्रेट अगेंस्ट नॉर्वे। तो आपने उसकी परफॉर्मेंस की वजह से क्या देखा? और लिनेकर की अगर स्टेटमेंट को देखा जाए तो आपको लगता है कि ही कुड गो एंड बिकम इंग्लैंड्स ग्रेटेस्ट प्लेयर? Yes. At the age of 23, he's already been discussed as one of the most clutch players ever in world football. तो हम again इंग्लैंड के प्लेयर्स के बारे में जब आप बात करते हैं तो कौन से आपको जो टॉप प्लेयर्स जो एटलीस्ट मैंने नहीं देखा उन्हें, लेकिन सबसे ज्यादा कॉन्वर्सेशन बॉबी चार्ल्टन की होती है। यस। फिर जब से मैंने देखना शुरू किया हुआ और एटलीस्ट अर्ली ईयर्स में मुझे जितना याद है, पॉल गैस्कोइन वाज अनदर प्लेयर। हैरी केन, रूनी की बात होती थी, लेकिन हैरी केन नंबर्स वाइज आई थिंक हैज बीन फिनोमिनल। उसी तरह जूड बेलिंगहम हैज बीन अ बिग मैच प्लेयर, ही इज अ कंप्लीट प्लेयर जिस रोल में उन्हें कहते हैं। और आई थिंक फुटबॉल भी अब इतनी इवॉल्व हो गया कि हिस्टोरिकली जो प्लेयर्स थे वो अपने रोल में बंधे होते थे। जूड बेलिंगहम को आप कहें उन्होंने 6 खेलना है वो 6 खेलते हैं, आप उन्हें कहें 8 खेलना है वो 8 खेलते हैं, 10 खेलना है 10 खेलते हैं, फॉल्स 9 खेलना है फॉल्स 9 खेलते हैं। आई मीन ही इज अ कंप्लीट प्लेयर। सो आई मीन और अगेन हिस्ट्री आपकी डिटरमिन करती है आपके सक्सेस के साथ। उन्हें सक्सेस ऑलरेडी रियल मैड्रिड के साथ मिल चुकी भी है, उन्हें इंग्लैंड के साथ कितनी सक्सेस मिलती है दैट विल डिटरमिन वेयर ही स्टैंड्स एज फार एज द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ England are concerned, or he's definitely on track for that.
एंड हिज परफॉर्मेंसेस हैव बीन ब्रिलियंट एंड क्लच। आप वही देखें ना कि अब तक वो हर क्रूशल मैच में उन्होंने स्कोर किया है। पिछले मैच में 2 गोल्स, मेक्सिको के खिलाफ एस्टेका में 2 गोल्स। So I mean, he's delivering at the right time. So no doubt about his caliber, and I think his legacy. Whenever he hangs up his boots in 15 years' time, he's already gotten a good start. ठीक हो गया। थोड़ा सा कलीम, मैं अब सेमीफाइनल्स की तरफ आना चाहूँगा। फ्रांस और स्पेन का सेमीफाइनल है पहला। उसमें आपको क्या लगता है कि फ्रांस की और स्पेन की टीम में किसका चांस ज़्यादा है? और दूसरा जो मुझे लगता है कि मिडफील्ड जो है स्पेन की, वो एज़ कम्पेयर टू फ्रांस थोड़ी बेहतर है। तो आपको लगता है कि अगर स्पेन जो है वो मिडफील्ड की बैटल जो है वो जीत ले अगेंस्ट फ्रांस, तो वो जो चांस क्रिएशन है फ्रांस की वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, एंड मे बी दैट्स देयर वे ऑफ विनिंग दिस टाई? मुझे लगता है कि क्योंकि स्पेन पूरा रिलाई करता है मिडफील्ड पे, क्योंकि पूरा मिडफील्ड उसको बॉल होल्ड करते हैं, कंट्रोल करते हैं, पूरा गेम को चलाने की वो करते हैं। लेकिन मुझे ओवरऑल अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस अटैकिंग में बहुत अच्छे हैं, लेकिन लाजिम बात है आपका मोस्टली आपको रिलाई करते हैं मैच ड्यूरिंग स्पेन और फ्रांस के अगेंस्ट कि अटैक में जिसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं वो क्या कर सकते हैं। मुझे सबसे बड़ा जो मसला है स्पेन का वो है फॉरवर्ड लाइन। उनको हमेशा से ये इशू है कि उनके पास फॉरवर्ड लाइन नहीं होते। ये हमेशा उनको यहाँ पे टीम सारे टीमों को डोमिनेट करते हैं कंट्रोल से, पोजीशन वाइज ये सबसे अच्छे खेलते हैं, लेकिन उसको रिलाई जो है ना, इनको स्कोर लाइन जो है ना वो बड़ा मुश्किल है। जब भी आप देखें तो ये 1-0 पे, हालांकि नॉर्मल टीमों के सामने भी ये स्कोर लाइन इसके बहुत कम आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फ्रांस के पास ये अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है कि उनको जब भी अटैकिंग में उसको बॉल अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है तो वो स्कोर कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, चाहे एम्बापे हो चाहे डेम्बेले हो, तो ये स्कोर कन्वर्ट करते हैं। स्कोर जिस टीम में स्कोर कन्वर्ट वाले सबसे टॉप हो तो वो टीम ज़्यादातर मैच जीतते हैं। मुझे लगता है कि अगर स्पेन उसको डोमिनेट करता है मिडफील्ड में, फ्रांस के मिडफील्ड ताकि वो ओलेसे और इसको डोमिनेट करते हैं ताकि वो थ्रू पासेस ना खेले एम्बापे को, डेम्बेले को, तो फिर चांसेस ये हो सकते हैं कि स्पेन फिर मैच जीत सकते हैं और फ्रांस को अपसेट कर सकते। मैं नहीं कह सकता हूँ कि फ्रांस को बिल्कुल बीट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये है कि फ्रांस के चांस इसलिए ज़्यादा है कि उनके पास दुनिया के टॉप अटैकिंग है। तो अगर उस बुनियाद पे उसको कम चांसेस भी मिल जाते हैं फ्रांस, तो फ्रांस कन्वर्ट करने में सबसे बेहतरीन टीम है बजाय स्पेन के। स्पेन से कन्वर्ट नहीं होते हैं। जब भी हम मैचेस देखते हैं तो सारी टीमों को डोमिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, लेकिन स्कोर करने में वो हमेशा नाकाम रहते हैं। तो उसको चांसेस भी ज़्यादा क्रिएट करते हैं स्पेन के मिडफील्ड्स, लेकिन कन्वर्ट वो नहीं कर पाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि स्पेन अगर डोमिनेट करते हैं फ्रांस को और वहाँ पे यमीन यमाल अगर स्कोर करते हैं या उनके अटैकिंग स्कोर कर लेते हैं तो तब चांसेस हो सकते हैं कि फ्रांस को बीट कर सकते हैं। एक रीज़न ये है, अगर उसकी फॉरवर्ड लाइन जो स्पेन है वो अगर कन्वर्ट करते हैं तो तब चांसेस है कि स्पेन इस बुनियाद पे फ्रांस को बीट कर सकते हैं। ठीक हो गया करीम। हैदर भाई, स्पेन ने सिर्फ वर्ल्ड कप में अभी तक सिर्फ एक गोल कंसीड किया है, लेकिन फ्रांस की अटैकिंग प्रायोरिटी तो आपने देखी हुई है, तो क्या स्पेन की जो डिफेंस है वो फ्रांस को रोक पाएगी इस मैच में? सबसे बड़ी बात वही जो आपने अभी पहले भी जिक्र किया, इट्स ऑल गोइंग टू बी हाउ द स्पेन और द स्पेनियर्ड्स डू इन द मिडफील्ड। क्योंकि जो रिमेनिंग टीम्स रह गई हैं ऑन पेपर सबसे अच्छी मिडफील्ड स्पेन की है, और वो अपनी स्पेन जो है बड़े खूबसूरती से आप देखते हैं मैचेस के टेम्पो और फ्लो को कंट्रोल करती है। हम फ्रांस को काफ़ी दफ़ा देखते हैं, दे आर वेरी हैप्पी विद द अदर टीम कंट्रोलिंग द बॉल, लेकिन दिस माइट बी द वन टीम वेयर दे प्रॉपर्ली वोंट वांट टू लेट देम हैव टू मच कंट्रोल। मेरे नज़दीक की क्लैश होगा कि प्रेसिंग दोनों टीम्स कैसे करती हैं, क्योंकि इन दोनों टीम्स का अभी तक प्रेसिंग का स्टाइल तो इतनी कोई हमने इंटेंस प्रेसिंग नहीं देखी इन दोनों टीम्स की तरफ से। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप फ्रांस की तरफ से भी देखेंगे तो इट विल डिपेंड कि डेज़रे डुए और डेम्बेले कैसे प्रेस कर रहे हैं। बाकी तो फ्रैंकली स्पीकिंग दे विल सिट बैक एंड असेस कि कहाँ पर उन्होंने क्या चीज़ करनी है और उसके बाद आगे चलेंगे। सिट बैक का मतलब ये नहीं है कि वो अटैक नहीं करेंगे, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हेन दे आर आउट ऑफ पोजीशन, राइट। तो एवरीथिंग विल डिपेंड कि ये मिडफील्ड मैचअप कैसा होता है, क्योंकि इंडिविजुअल क्वालिटी पर अगर आप बात करें तो इस फ्रेंच टीम की इंडिविजुअल क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। ऑब्वियसली हम उस पर बात कर रहे हैं, इट्स इवन दो आई नो 8 साल पहले ये ऑलरेडी एक वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, 4 साल पहले ये एक वर्ल्ड कप फाइनल में थे,
लेकिन this is still a one. I would call this top four, yeah, front four once in a generational attacking lineup. So it should be a good match. It should be an interesting match. लेकिन अगर Spain is able to dictate the tempo of the game, then Spain might be that one team that can stop France. ठीक हो गया। स्पेन, हैदर भाई को लगता है कि एक टीम है जो रोक सकती है फ्रांस को। थोड़ा सा मैं अर्जेंटीना और इंग्लैंड के सेमीफाइनल के ऊपर भी आऊँगा। उसमें हैदर भाई ने तो उस पर थोड़ी सी बात की है, उनको लगता है कि इंग्लैंड की टीम शायद वो जीत जाए मैच। लेकिन आपको उसमें मैच के बारे में क्या लगता है, कंसिडरिंग अभी तक दोनों टीमों की परफॉर्मेंस है, तो आपको क्या लग रहा है उसमें की बैटल्स कौन सी होंगी? मुझे लगता है ओवरऑल जो परफॉर्मेंस इंग्लैंड दे रही है और जिस तरह हर प्लेयर हार्ड वर्क कर रहे हैं और बाल पोजीशन और हर प्लेयर्स प्रॉपरली, जिस तरह हम चाहते हैं कि यार प्लेयर ऐसा परफॉर्म करे अपने फील्ड के ऊपर। लेकिन ओवरऑल इंग्लैंड एक मुझे लगता है कुछ जज्बा और दूसरा फिज़िकली और स्कोरिंग लाइन पे जिस तरह टीम प्रॉपरली जा रही और आ रही है ड्यूरिंग द गेम, तो मुझे लगता है उन लोगों ने हमेशा फाइटिंग है। जिस तरह उन लोगों ने मैक्सिको को आउट किया है, तो मुझे लगता है कि ये टीम ओवरऑल बहुत कॉन्फिडेंस भी है। तो मुझे लगता है जिस तरह ऑलरेडी जो एक मोमेंटम अर्जेंटीना ने बनाया था ग्रुप स्टेज में, वो मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता टूट रही है। तो मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी अर्जेंटीना पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन इंग्लैंड कॉन्फिडेंस में बहुत है और इसने नॉर्वे का बहुत अच्छा मैच खेला है। मुझे लगता है कि चांसेस हैं कि इंग्लैंड इस मरतबा फाइनल खेलें। अच्छा करीब 4 टीमें रह गई हैं वर्ल्ड कप में। मैं आप चाहूँगा कि आप जो है ना इन 4 टीमों को रैंक करें कि उनका वर्ल्ड कप का जीतने का सबसे ज़्यादा चांस क्या है। मतलब फर्स्ट पे कौन होगी, सेकंड कौन होगी, थर्ड कौन होगी, फोर्थ कौन होगी? देखो जब भी आप बात करेंगे तो पेपर वाइज पे आप बात करेंगे, क्योंकि पेपर वाइज पे जो है ना सबसे टॉप पे फ्रांस है। ठीक है। उसके बाद मुझे लगता है कि इंग्लैंड है। ठीक है। तो ये दोनों ही फाइनल पे होंगे, लेकिन फाइनल में ये होगा जब यूरोप की टीमें आपस में आते हैं, तो वो आप ये नहीं कह सकते हैं कि फ्रांस उसको जीत सकता है या इंग्लैंड जीत सकता है, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज मैच के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कौन बेस्ट परफॉर्मेंस उसी डे। यूरोप की टीमें हमेशा आपको, जैसे हम ये सोच रहे थे कि इंग्लैंड जो है ना बिल्कुल नॉर्वे को डोमिनेट कर लेंगे, तो पेपर वाइज पे हमें बहुत स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही थी, लेकिन जिस तरह नॉर्वे ने परफॉर्मेंस दी है, ऐसा लग रहा था कि नॉर्वे इस मैच को बहुत आसानी से लेके जा सकते हैं, क्योंकि उसका एक गोल डिसअलाउड भी हुआ था। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड इस मरतबा हर बंदा, हर फैन ये चाहता है कि इंग्लैंड इस मरतबा फ़ाइनल हो, क्योंकि इंग्लैंड का एक लेगेसी आई हुई है कि जब जेरार्ड का वक्त था, रोनी का था, माइकल वुन थे, तो बेकम का था। तो अब लोग ये चाह रहे हैं कि इस मरतबा जिस तरह पिछले वर्ल्ड कप में हमने सिर्फ लास्ट वर्ल्ड कप में देखा है कि 2022 में और इस वर्ल्ड कप में हमें इंग्लैंड की तरफ से जो ओवरऑल दुनिया चाहती है, क्योंकि लाजमी बात है जब आप इंग्लिश प्रीमियर लीग देखते हो तो इनके हर प्लेयर एक हाई लेवल की परफॉर्मेंस देते हैं और स्टार बनते हैं हर क्लब्स में। तो हम ये चाहते हैं कि इस मरतबा उन लोगों ने दो वर्ल्ड कप में वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दी है, तो हम चाहते हैं कि इस मरतबा भी इंग्लैंड फाइनल तक आएँ और फाइनल भी इंग्लैंड और फ्रांस का बहुत क्लास हो। अच्छा थर्ड और फोर्थ भी बता देना आपने। थर्ड मुझे लगता है कि स्पेन जीत जाए। थर्ड स्पेन है और फोर्थ अर्जेंटीना है। मेसी फैंस कुछ नहीं होंगे आपकी इस बात से। अच्छा तो हैदर भाई आपकी अगर मैं आपसे रैंक करने के लिए कहूँ टॉप 4 जो अभी टीम्स हैं उसमें, तो कौन सी होंगी आपसे? पहली बात तो ये कि मेरे नज़दीक जो एक्चुअल फाइनल है ना, वो ये स्पेन वर्सेस फ्रांस का मैच है। ओके ठीक है, ये एक्चुअल फाइनल है, क्योंकि अगर एज ए न्यूट्रल से पूछें दो बेस्ट टीम्स फाइनल खेल रही हो, तो दिस शुड हैव बीन दैट मैच, राइट? कि जो टॉप 2 टीम्स हैं वो ये दो हों। सो हुएवर, अगर आप इग्नोर कर दें रन, ऑब्वियसली इस साइड ऑफ द टेबल को हमने हमेशा हैवी कंसिडर किया, इस साइड ऑफ द ड्रॉ को, जबकि दूसरे साइड ऑफ द ड्रॉ को हमने कहा हल्का है। ये बात लगता है कि उस हल्के में भी 120 के पता नहीं कितने मैचेस हो गए और क्या क्या सिचुएशन हो गई वहां पे। I would think team-wise, Spain would be the best team, but chances-wise, France is still ahead of them just because of their attacking threat and the depth that they have. ठीक है, तो I would say कि अगर अब चांस आपने बनाना है तो इनमें से जो भी जीतेगा, I think that team has a better chance of winning than whoever wins the other semi-final. ठीक है, तो आप मेरा 1 रख लें France/Spain, ठीक है, और 2 आप रख लें इन दैट केस इंग्लैंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, क्योंकि आई थिंक इंग्लैंड अगेन दिस टाइम अराउंड, एंड आई एम सरप्राइज्ड आई एम सेइंग दिस टाइम अराउंड, आई थिंक इंग्लैंड जस्ट एज अ टीम हैज स्लाइटली मोर टू ऑफर देन अर्जेंटीना। उसके अलावा आई नो अर्जेंटीना वर्ल्ड कप विनर्स भी हैं, कोपा भी जीत चुके हैं, सारा कुछ है,
इंग्लैंड की भी ट्रेजेक्टरी ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, आई नो ये थॉमस टुखेल का पहला बड़ा टूर्नामेंट है, लेकिन साउथगेट के अंडर इन्होंने 2 फाइनल्स भी खेले हुए। आई थिंक दूसरा फाइनल भी शायद साउथगेट के अंडर ही था। खैर एनीवेज, सो आई मीन दैट दे सीम लाइक दैट, लेकिन मैं बहुत ही रेयर है कि मैं कभी इंग्लैंड को सपोर्ट करूं इसमें। तो मैं इंग्लैंड को चले उस चक्कर में मैं 4th फेंक देता हूं, ठीक है। बट या तो ये मेरे उसमें ये है कि whoever wins the first semi-final has a better chance of winning the tournament. ठीक हो गया। अब सेमीफाइनल्स तो अभी होंगे जब, तो पता लगेगा कि कौन सी टीमें जीतती हैं। तो यहाँ पर लेंगे अपने शो का दूसरा ब्रेक। तो कीप वॉचिंग क्लियरमैन प्रेजेंट्स नुक्ता पिच साइड। Care Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। Nukta, the whole story. Download the app now. The all-new Care Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। What is news worth breaking? The one that goes first? Or the one that goes whole? Nukta, the whole story. Download the app now. The all-new Care Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। Nukta, the whole story. Download the app now. The all-new Care Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। What is news worth breaking? The one that goes first? Or the one that goes whole? Nukta, the whole story. Download the app now. The all-new Care Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। Nukta, the whole story. Download the app now. The all-new Care Men's Shampoo, डिजाइन खास मेंस स्कैल्प्स के लिए। वेलकम बैक टू क्लियरमैन प्रेजेंट्स नुक्ता पिच साइड। यहाँ पर चलेंगे अपने शो के फाइनल सेगमेंट की तरफ, जो कि है एआई वर्सेस एनालिस्ट। चलिए जी, लास्ट वीक की प्रेडिक्शंस के बाद स्कोर बोर्ड देख लेते हैं कि क्या है। अच्छा, तो एआई जो है वो फाइनली इज़ एट द टॉप। उनकी जो दोनों प्रेडिक्शंस हैं वो बिल्कुल ही एक्यूरेट थी। फ्रांस उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि 2-0 विन करेगी, और इंग्लैंड जो है वो 2-1 करेगा आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम। और दोनों जो प्रेडिक्शन थी वो दोनों बिल्कुल सही हो गई। तो उन्होंने 40 पॉइंट्स, जो मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट्स होते हैं, वो स्कोर किए, एंड वो अब उनके टोटल पॉइंट्स 110 हो गए। हैदर भाई की जो है वो 20 पॉइंट्स हैं इस शो अपनी प्रेडिक्शंस के बाद, और कलीम के भी 20 पॉइंट्स ही थे। तो इस वक्त हैदर भाई सेकंड पे हैं और कलीम जो है वो थर्ड पर हैं। तो हैदर भाई, एआई ने जो है वो प्रेशर बिल्ड कर दिया आप दोनों के ऊपर। भाई हमने तो खेल रहे थे ना, हमने कहा था कि चलो ठीक है, अगर एआई नहीं करती तो बिल्कुल ही लेफ्ट फील्ड कर रहे थे। तो हम तो एआई को मौका दे रहे थे ना यार। चले ठीक है, फिर जो है यहाँ पर हम चले जाते हैं। पहले जो है ना इस सेगमेंट में जो पहले जो हम प्रेडिक्शंस लेंगे वो एआई से लेंगे। तो मिस्टर ब्रॉड, आपकी जो सेमीफाइनल्स की जो प्रेडिक्शंस हैं वो क्या है? I think France will beat Spain 2-1 after extra time because their clinical age and knockout experience should prove decisive in a closely fought contest. Meanwhile, I think Argentina will beat England 2-1 because their composure and big movements should make the difference in another tight semi-final. अच्छा, तो मिस्टर डॉट कह रहे हैं कि फ्रांस जो है वो स्पेन को 2-1 हरा देगी, और अर्जेंटीना जो है वो भी इंग्लैंड को 2-1 हरा देगी। तो कलीम, आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं? मेरी प्रेडिक्शन है कि स्पेन वर्सेस फ्रांस में फ्रांस जीतेंगे स्पेन को 2-1। 2-1? आप भी 2-1 ही कर रहे हैं? एआई की भी 2-1 है? एआई जो है ना फ्रांस को विनर करा रहे हैं। हाँ, एआई फ्रांस को करा रहा है। अच्छा, तो मैं फिर 2-0 कर दूँ। आप 2-0 कर रहे हैं? 2-0 ठीक हो गया। हैदर भाई, कलीम कह रहे हैं कि फ्रांस 2-0 जीतेगा स्पेन के अगेंस्ट। आपकी क्या प्रेडिक्शन है? अच्छा, पहली बात है कि मेरी बात सुने,
जी सर, एआई ने जो आपको स्कोर प्रेडिक्शन दी है ना, वो कोई इतनी वो लेफ्ट फील्ड नहीं है, ठीक है। क्योंकि सबसे कॉमन स्कोर ही 2-1 होगा। ठीक है, खास तौर ठीक है, पे ठीक होगा। नॉकआउट्स की स्टेज में इस वक्त 2-1 है, तो एआई ने ना सेफ खेला है सबसे सही ज्यादा। है। तो कलीम कलीम ने एवी अपने उनके एआई, कलीम आप क्यों एआई के प्रेशर में आ गए यार? असल में है हमारे बीच में ऐसा प्रेशर डाला हुआ है क्योंकि मैच ही इस तरह जा रहे हैं कि 1-1 पे जाएगा और साथ में पेनल्टीज पे जा सकते हैं, लेकिन एआई ऐसा प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि हमें कोई रास्ता ही नहीं देता है। फिर हम किसी टीम को 2 गोल एक्स्ट्रा कर लें, किसी को 0 कर देते हैं, तो असल मसला ये है। नहीं, मेरे नजदीक इट शुड आल्सो बी 2-1, 2-1 टू फ्रांस, 2-1 क्योंकि इसके अंदर जो अब जिस स्टेज पर ये पहुंचा हुआ है, तो उसके अंदर आई थिंक दिस इज द सॉर्ट ऑफ रिजल्ट वी कैन एक्सपेक्ट। अगर बहुत लेफ्ट फील्ड भी देना हो, तो स्पेन का फाइनल नहीं, आई थिंक फ्रांस शुड मेक इट टू द फाइनल 2-1। ठीक हो गया। कलीम, दूसरे मैच की प्रेडिक्शन, अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड। इंग्लैंड 2-1। ये भी 2-1 है? नहीं, अर्जेंटीना उसको विनर करा रहा है। नहीं, मैं हाँ ठीक है। मैं इंग्लैंड को 2-1 करने जा रहा हूँ। मैं इस मरतबा एआई के खिलाफ। ठीक हो गया। वैसे तो मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज हूँ इसे एआई की अर्जेंटीना वाली प्रेडिक्शन का, बट एनीवेज हैदर भाई, आपकी क्या प्रेडिक्शन है अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड? यार, जितना मर्जी मैंने बोला हो इंग्लैंड के बारे में कि इतनी अच्छी टीम है और इतने मैन फॉर मैन इतनी बेहतर है, सारा कुछ है, अर्जेंटीना 1-0। अर्जेंटीना 1-0, ओके। चले जी, सेमीफाइनल की प्रेडिक्शंस तो हो गई। अब हमारी जो आपसे मुलाकात होगी वो सेमीफाइनल्स के बाद होगी। तो थैंक यू सो मच कलीम और हैदर आपका फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर द शो। सो कीप वॉचिंग क्लियर मैन प्रेजेंट्स नुक्ता पिच साइड।